हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हीट है, यानी कि हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम बात कर सकते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो अगर आप लोग जानते होंगे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है हम कई फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, लाइक यानी कि कहते हैं ना कि ऊर्जा कभी ना तो ख़त्म होती है, ना ही क्या कहते हैं उसको उत्पन्न किया जा सकता है। वो होती है क्या, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है केवल, यानी रूपांतरण होता है उनका। तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं 3 तरीके से। तो देखो, हम पहली बात तो किसी भी एनर्जी को हम किसी भी पार्ट में यानी कि किसी में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो उन पे कुछ न कुछ लगाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण अगर मैं बात करूँ उसमें, तो विद्युत ऊर्जा को हम 3 चीज़ों में बदल सकते हैं। पहली बात तो नॉर्मली पहला होता है ऊष्मीय ऊर्जा, बिल्कुल। दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा। तीसरी होती है मैकेनिकल, यानी कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो, जो हम ऊष्मीय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो हीटर के थ्रू बदलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा में हम बल्ब के थ्रू बदलते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा देखो, बल्ब दो चीज़ों के मतलब का रूपांतरण करता है। देखो पहला तो आपका प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश तो देता ही है, उसके साथ साथ वो हीट भी देता है, यानी कि ऊष्मा भी देता है। तो उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि बल्ब का काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा में बदलना और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में बदलना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये फैन जो होता है हमारा किस में करता है भाई, फैन हमारा काम करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सर ये बात तो आप लोग जानते होंगे। देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि सर फैन करता है, क्या इसके अलावा और भी कोई इक्विपमेंट है जो इसको चेंज करता है मैकेनिकल में? बिल्कुल करता है। देखो हमारा जो मोटर था, मोटर आप लोगों ने अभी सुना नहीं है, लेकिन मोटर ये जान लो कि मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इतना बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि रूपांतरण होता है किसके द्वारा होता है, किसके वजह से होता है, ये भी समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे इसके ऊष्मीय प्रभाव के परिभाषा के बारे में। देखो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर हम कह दें कि किसी भी वायर में अगर कोई करंट जा रही, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक करंट जाए और ऊष्मा ना आए। बिल्कुल इस ऊष्मा आती है, हमेशा आती है। और ये जब बड़े हाई पावर में हम बात करने लगते हैं तो हाई पावर में इसका लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम फिलहाल नॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं। देखो जैसे हमने कहा, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की परिघटना को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि एक तरीके से कह दें कि हम किसी चालक में जो विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करें, तो उसकी वजह से जो उसका टेम्परेचर, उस चालक का जो है टेम्परेचर यानी कि ताप अगर बढ़ना चालू हो जाए, तो उस घटना को हम क्या कह देते हैं हम भाई, हम कह देते हैं हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बिल्कुल, यहाँ तक बातें समझ में आई। चलो अब ये वाला जो एरिया है ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये सारी की सारी फॉर्मूले आपके सामने रख दिए हैं। अब ये चीज़ें कैसे आई हैं, क्यों आई हैं, मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा। देखो ध्यान से, देखो पहली बात तो हम ये बात जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने हीट के बारे में कुछ नहीं जाना है। तो इतनी बात तो जानते ही हैं कि सर ये तो जानते हैं कि Q = IT होता है, यानी कि हमारा जो ये आवेश होता है वो करंट और टाइम, मतलब करंट और टाइम का जो है वो होता है, प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा जो वोल्टेज होता है वो किए गए कार्य, हाँ, बटे आवेश, ठीक है। तो जिस आवेश पे वो किया गया कार्य होता है वही हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब समझो, यहाँ से हम निकालते हैं क्या, हमने कहा कि हमने क्या कहा कि किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर VQ, यानी V × Q, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही सारी बातें। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि V की जगह यहाँ पर जो Q है ना, Q का वैल्यू मैंने क्या रख दिया, I × T। तो हमने क्या कर दिया, W बराबर क्या कर दिया, V × I × T। यहाँ तक समझ गए? ये तो आपका पहला फार्मूला बन गया, समझ गए। तो देखो ये हमारा जूल का फार्मूला बन गया। दूसरी चीज़ समझो, अब वही हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा V बराबर I × R कर दिया, यानी कि ओम्स लॉ। ये क्या है हमारा, ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ के तहत हमने क्या कर दिया, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है कि V = I × R होता है। तो वही हमने क्या कह दिया कि अब V के बराबर में हमने V की जगह पर हमने क्या कर दिया, I × R हमने पुट कर दिया। तो हमने कहा W बराबर I² × R × T। ये फॉर्मूला आपका दूसरा बन गया। अब समझो, वहीं पर हमने क्या कर दिया, ओम्स लॉ को थोड़ा सा बदल के हमने V के फॉर्मेट में रख दिया। किसके फॉर्मेट में रख दिया, V के। तो हमने कहा I बराबर V/R कर दिया।
तो हमने इसी वैल्यू को क्या करते हैं, इसी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो आई की जगह पे हमने क्या रख दिया, v/r। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, v² इंटू t/r। यहाँ तक समझ में आ गया, तीन फॉर्मूले ऐसे ही बन गए आपके, ठीक है। तो और ये भी कुछ वैल्यू जो है पुट करके हमने बनाया है, और ये इन्हीं दोनों से बना है। तो अब आप जानते हो कि तीन फॉर्मूले होते जो बेसिक होते हैं, सबसे बेसिक होते हैं, वो कौन कौन से हैं सर? वो है हमारा पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। समझ में आया? तो तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पूरा विद्युत आपका बैठा हुआ है, कह रहा है कि नहीं हम इसी के ऊपर केवल चलेंगे। तो वही वाली कहानी है। अब समझो, अब सर ये तो समझ में आ रहा है कि जो किया गया कार्य है क्या वही हीट है? हम कह सकते हैं कि वो हीट है, लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं ना भाई। अच्छा ये बताओ, कोई काम हम मान लो कोई काम करने जाते हैं, लाइक आप लोग कुछ काम करते हो, तो उसमें क्या आपको गर्मी नहीं लगती? हाँ, काम कर रहे हैं हम बढ़िया से, एकदम एनर्जी वाली फीलिंग ला रहे हैं, तो उसमें क्या आपको मतलब कभी हीट वाला फीलिंग नहीं आता कि हाँ पूरी शरीर गर्म हो गई, एकदम बढ़िया से, एकदम ताकत आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल वही वाली कहानी है। तो समझ लो किया गया कार्य को हम हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर देखो, हमने कहा 1 कैलोरी, देखो कैलोरी क्या होता है, वो होता है ऊष्मा का मात्रक। किसका? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। याद रखना, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात हमने कहा कि 1 कैलोरी, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमने कहा 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल, 4.18 जूल। इसको हम लगभग में कहते हैं कि 4.2 जूल। समझ गए? ये बात समझ में आई? 4.2 जूल, ये लगभग का साइन है, ये याद रखना, ठीक है, ये लगभग का साइन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 1 जूल में कितने होंगे? तो हमने कहा 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अगर 1 जूल में 1/4.2 जूल कैलोरी, मतलब 2 कैलोरी, इसका मतलब है कि हम ये कर सकते हैं कि जो किया गया कार्य है, यानी कि जो कार्य को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उसके नीचे, किसके नीचे भाई? किए गए कार्य के नीचे हम 4.2 लगा देंगे, तो हमारा सारा का सारा वैल्यू किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने कहा कि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए केवल एक काम करना है कि बटे में क्या लगा देना है? 4.2। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, अब डायरेक्टली यही सारे फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर आ गए डायरेक्ट। अब समझो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो यहाँ पर देखो, हीट है ना, ऊष्मा है ना, उसमें बदल दिया हमने किसको? किए गए कार्य को बटे में क्या लगा दिया? 4.2 लगा दिया। अब इसके लगाने के बाद ये वैल्यू किस में आ गई? कैलोरी में आ गई। अब कैलोरी का हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? CAL, ठीक है, कैल। अब समझो, इसको हमने क्या कर दिया, पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने बात कर दिया। देखो इधर हमने कहा H इज इक्वल टू, अभी तक क्या था? W अपन 4.2 हमने रख दिया ना, पहला फॉर्मूला। देखो ध्यान से, हमने इक्वेशन यहाँ फार्मूला नंबर 1 पे देखो, H इज इक्वल टू VIT। क्या VIT यहाँ पर भी है? बिल्कुल है। हमने कहा बटे में लगा दिया 4.2, ये हमारा कैलोरी में बदल गया, ये हमारा पहला फार्मूला बन गया हीट का। समझ गए? दूसरा फार्मूला वहीं पर हमने क्या किया, I² अपॉन 4.2, ये लगा दिया हमने, कैलोरी में बदल गया, ये भी हमारा हीट का सेकेंड फॉर्म बन गया। अब देखो इधर, अब इधर क्या है, W इज इक्वल टू V² T/R, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, H इज इक्वल टू V² T/4.2 इंटू R, यहाँ बटे में क्या लगा दिया हमने? 4.2 लगा दिया। तो अब समझो कि ये क्या, ये सारे के सारे फॉर्मूले कहाँ से आ गए? यहीं से आ गए। तो अब सोचो कि ये 3 फॉर्मूले से हम क्या क्या नहीं बना सकते। तो सोचो पूरी हीट की कहानी आपके सामने है, पूरी हीट की कहानी सामने है। तो सोचो कि ये सारी के सारी पॉइंट मैंने एक ही बोर्ड में, या मतलब एक ही एकदम पेज में मैंने सारी की सारी कहानी आपके सामने रख दी। अब एक पॉइंट और बचा है जिस पे मैं बात करूंगा कि इस पे इफेक्ट क्या पड़ता है, किसका इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, कौन कितना ज़्यादा होता है, कौन कितना कम होता है, सारी बातें बताऊंगा एक एक करके। बस इसके साथ आपको क्या करना है, इस मतलब पूरे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग, या फिर लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल यार, देखो इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है। देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका सब कुछ है, मैं आपके लिए हूँ, आप हमारे लिए हैं, बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो बस आपको क्या करना है, इतना काम करना है कि आप लोग मौसम का मजा लो, जो मौसम चल रहा है इस समय, उसके साथ साथ एकदम जम के पढ़ाई करो यार, ठीक है। घर में बैठे हो, बढ़िया वीडियो इसीलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो
हेल्प ले लो मेरी, ठीक है। चलो तो ये सारे पॉइंट हो गए। चलो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं हमारे एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे, देखो जिसे हम कहते हैं जूल के ऊष्मीय प्रभाव या तापन प्रभाव के नियम या फिर तापन के नियम, समझ गए। तो इसे किसने दिया था जी? इसे दिया था जूल ने। देखो मेन पॉइंट क्या है, ये जो जूल है ना, ये एक बहुत बढ़िया बड़े वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ऊष्मीय प्रभाव पे जो है इन्होंने अपना कुछ नियम दिया, उसी पे हम बात करने वाले। तो ये जो तीनों नियम है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम। तो बस इसको आपको याद रखना है इस तरीके से कि अगर आपको किसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए, एक नंबर में आपके सवाल इस तरीके से बनेगा कि अगर हम ये कह दें कि यदि, पहला पॉइंट देखो, यदि R और T यानी कि रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध और समय को क्या कर दें, नियत कर दें, यानी कि कांस्टेंट कर दें, रोक दें, तो अब हमारा ये H जो है ये किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, धारा के वर्ग के। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर हमने धारा को, अगर हमने गलती से धारा को जो है, धारा को I को हमने अगर 2 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया जी, 2 गुना कर दिया, तो हमारा जो हीट है ना, हीट है वो डायरेक्टली कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना। कितना गुना बढ़ जाएगा जी, 4 गुना। बस इतना समझो कि अगर हमने धारा को जो है अगर 2 गुना बढ़ाया, ठीक है, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। अगर इसको मैंने आधा कम किया, अगर मैंने इसको आधा कम कर दिया, जैसे मैंने कहा कि मैंने इसको 1/2 कर दिया, कितना कर दिया, अगर इसको मैंने 1/2 कर दिया, 1/2 गुना कर दिया, तो आप सोचो 1/2 गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि इसका हम कह सकते हैं 1/4 गुना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब वैसे ही अगर हम सेकेंड पॉइंट पे बात कर लें, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि हमारा करंट और टाइम अगर कांस्टेंट हो, नियत हो, तो हमारा H जो है यानी कि हीट जो है यानी कि ऊष्मा जो है वो किस पे निर्भर करता है, वो R पे यानी प्रतिरोध पे निर्भर करेगा। जैसे ऊष्मा को अगर हमने क्या कहा, ऊष्मा जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, वही वाली काम है। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो ऊष्मा जो है प्रतिरोध के, और यहाँ पर अगर I और R को कांस्टेंट कर देते तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, H किसके समानुपाती हो जाता, समय के समानुपाती हो जाता। तो अब समझो इन दोनों में क्या फर्क है। देखो हमने कहा कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, बिल्कुल, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, किसके है, T है। तो अब समझना, इसका मतलब ये है कि अगर हमने R को बढ़ाया, बिल्कुल R को जितना गुना करोगे उतना ही गुना ये क्या हो जाएगा, हीट भी उतना गुना हो जाएगा, ठीक है। टाइम को जितना गुना करोगे उतना ही क्या कहते हैं, आपका जो है ये हीट भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप समझो, तो इसी तरीके से आपके सवाल जब बनेंगे ना इस पे बेस्ड, तो इतना समझो कि ये सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे पॉइंट। तो अगर उसने गलती से ये भी पूछ दिया कि जो है जूल के उसमें प्रभाव के नियम को बताओ, तो आपको क्या बताना है, ये ही 3 नियम उठा के रख देना उनके सामने और कहना है कि ले जाओ अपना ये जो नियम उयम है फालतू, हमारे चक्कर में ना पड़ो, इसके चक्कर में, समझ रहे हो। तो ये जो एटीट्यूड है ना अपने अंदर लेके आओ यार। देखो क्योंकि आपके दिमाग में ना सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, सारी बातें, क्योंकि एग्जाम सामने है और आप लोग अगर ये बातें नहीं सोच पा रहे हो, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये भाई दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो इतना बस मैं ये कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ लगे रहें और लगातार लगे रहें, ठीक है। तो चलो अब मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, यानी कि वो सारे क्वेश्चंस मैं दिखाने वाला हूँ आपको जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हैं और आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके जो है क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस में है आपके स्क्रीन पे मतलब बोर्ड पे दूंगा, ठीक है, एकदम स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तब मैं यहाँ पर बोर्ड पे जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इतना बस आपको लगे रहना है, 3 से 4 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब समझो, अब मेन बात ये है कि जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, तो अब इसको पढ़ो और समझने वाली बात क्या है इसमें। देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कितने सेकंड तक प्रवाहित की जाती है जी। तो देखो सवाल जैसे जैसे पढ़ते चल रहे हो वैसे वैसे लिखते चलो इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट। जैसे देखो पहला चीज तो देखो इसमें क्या लिखोगे आप, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, दिया क्या है भाई, गिवन क्या है, कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा यानी कि I = 5 एम्पियर, समझ गए,
क्या लिखना है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है कि कितने समय तक, यानी कि t इज इक्वल टू 8 सेकेंड तक, कितने सेकंड तक जी, 8 सेकंड तक, ठीक है, तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। पहली बात तो हमसे ये पूछा है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी कि n पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझो, अब फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि परिपथ में प्रतिरोध 20 ओम का हो, ठीक है, 20 ओम हो, तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की गणना कीजिए। देखो, अगर उसने कहा R कितना हो, आपका 20 ओम हो, तो उसमें जो है हीट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कुछ दिया है, बिल्कुल, जिसमें E बराबर आपको दिया है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सर ये फॉर्मूले कुछ हमें याद आ रहे हैं, आपको याद आ रहे होंगे, बिल्कुल याद आ रहे हैं सर। कौन कौन से फॉर्मूले हैं भाई, हमने कहा आपको पता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई होता था, याद है आपको, ये फार्मूला याद है ना। यहाँ से हम N का फार्मूला, यहाँ से हम N का फार्मूला बनाते हैं, Q अपॉन E होता है, बिल्कुल, ये बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, तो हमें पता है, यहाँ Q हमें पता ही नहीं है, तो Q ने अगर नहीं पता है तो Q निकालने के लिए हमें कुछ दिया है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, ये भी तो पता है। तो I का वैल्यू हमें पता है 5 एम्पियर, और T का पता है 8 एम्पियर, 8 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, I का हमने रख दिया 5 गुणे T का हमने रख दिया 8, हमने कहा 8 5 40, ये क्या हुआ, कूलाम, ठीक है। हमने Q का वैल्यू पता कर लिया, तो अब हमें पता है कि N का वैल्यू क्या हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन E, यानी कि Q कितना है हमारा, 40 है, 40 कूलाम, और E कितना है हमारा, E हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझो, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो 10⁻⁻19 है उसको ऊपर लेके जाएं, तो हमने कहा 40 गुणे 10⁻9, जो माइनस था वो हट जाएगा, बिल्कुल, ऊपर जाने के बाद। अब समझो, ये हो जाएगा 1.6। अब पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर में हम क्या करें, एक मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 गुणे 10 की घाते 19 बटे 16। अब सोचो, 4 चौक 16, ये हो गया, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो कितना आ गया जी, N इज इक्वल टू 25 गुणे 10 की घाते 19, समझो 19, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर क्या 20, क्या लिख सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है आपके उसमें फ्लो हो रहे हैं। पहली बात, पहला आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरे की बात करते हैं, ये हो गया पहला वाला, अब दूसरे की बात करते हैं। सर हीट की बात कर रहा है ना, हीट की बात कर रहा है, तो हीट को फार्मूला पता है ना आपको, हीट का फार्मूला पता है कि नहीं, उसने क्या क्या दिया है आपको, हीट का फार्मूला पता है, बिल्कुल नहीं पता सर, तो कैसे निकालेंगे। देखो, आपको कुछ कुछ बातें पता होती हैं, देखो इसमें ऑलरेडी पहली बात तो उसने क्या दे रखा है, R दे रखा है, R का पता है, ठीक है सर, I का पता है सर, ढेर सारे फार्मूले थे ना उसमें, 3 फार्मूले थे, तो तीनों में से कौन सा लगाना है ये भी तो याद होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने कहा R पता है, I पता है सर, T पता है, तो ये बताओ अब इन तीनों से मिलकर कुछ बन रहा है क्या। हमने कहा हाँ सर, ये तो बन रहा है हमारा I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, क्या वही वाला फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल। हमने कहा H इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है जी, हमने कहा 5 एम्पियर है, तो हमने कहा ये हो गया 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है ना, चाहे तो आप ऐसे रख लो यार, नहीं तो हम कहेंगे कि सर आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। देखो ये हो गया R, मतलब ये हो गया हमारा 20, और ये हो गया हमारा T यानी कि 8 सेकेंड, कहानी खत्म। हमने कहा ये हो गया हमारा 25 गुणे, ये हो गया 8 दूनी 16 यानी 160 कर दूँ भाई। अब देखो, अब हीट का वैल्यू हमें कैसे निकलेगा, दिखाओ जरा, ये देखो, याद करने का, देखो तैयारी आप लोग करते हो बहुत बढ़िया, लेकिन सर गुणा करना नहीं आ रहा है, कैसे करोगे बताओ। इधर देखो, चाहे तो 16 का पढ़ा आ रहा हो तो 16 का पढ़ लो, चाहे क्या कहते हैं 25 का आ रहा है तो 25 का पढ़ लो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोनो बात ही नहीं। तो एक काम करो, हमने कहा ये हमारा 2.5 हो गया, देखो हमने क्या कहा, चलो हमने कहा 25 25 छक्का 150, 15 हासिल, 25 एक 25, 25 15 40, 4000 आ गया, इतना कैलोरी, कितना 4000 कैलोरी, ये हो गया आपका आंसर। सर एक चीज़ तो आप भूल गए,
बिल्कुल, क्या भूले हैं सर, y में 4.2 लगाना, ये तो भूल ही गए थे। क्या बात है, अगर ये भूल गए तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तो देखो अगर इसमें है तो मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, देखो यहाँ चाहो तो 4.2 लगा दो, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पर भी 4.2 लगा दिया और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया 4.2। अभी तक हम केवल किस में निकाल रहे थे, अगर हम मान लो अगर 4.2 नहीं लगाते तो क्या लगाते हम यहाँ पर, तब हम h की जगह पे w लगा सकते थे, ठीक है। अब हमने h लगाया है तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4.2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो इधर हमने फिर किया दशमलव से ऊपर गुणा, मतलब दशमलव हटाने के लिए हमने फिर 10 से गुणा किया। हमने कहा ये हो गया हमारा कितना 40,000 और इसके बाद हमने कहा ये हो गया हमारा 42, ठीक है। अब भाग दे लो, हमने कहा ये हो जाएगा 2 से 21 बार जाएगा, ये 20,000 आ गया, ठीक। फिर ये हो गया हमारा कितनी बार जाएगा जी, अब इसको चाहे तो भाग दे लो अच्छे से। तो अगर आप भाग दोगे तो मान लो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू, हम यहीं पर रख दे रहे हैं आपको 20/21 इंटू 10⁻3। आप इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, जो भी आएगा वही आपका कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना भी सॉल्व करने का वो हमें इच्छा है नहीं, हम इतना करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अब समझो ये बात है कि अभी ये देखो होमवर्क है आपके लिए, मैं ये देखो यार, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतना समझा दिया, इतना कम है क्या बताओ। अब इतना तो कर ही सकते हो ना, आपको क्या करना है, इतने मतलब 20,000 में 21 का भाग देना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो मुझे पता है ये, अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करके बताना यार। देखो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देख रहे हो ये सारी बातें, मैं रिवीजन के तौर पे, मतलब रिवीजन क्या यार, मैं कह सकते हो कि एक तरीके से रिवीजन तो करवा रहा हूँ, लेकिन सारी बातें मैं बता भी तो रहा हूँ, ध्यान से समझना, सारी बातें तो बता रहा हूँ ना, कोई बात मैंने छोड़ी क्या अभी तक नहीं, कोई भी बात, इवन मैंने जो नॉर्मल पढ़ाते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा मैंने बताया इस बार, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2019 में पूछा गया है, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, आपके दिख रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में कितने जूल, 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। बताओ यार, सवाल कहीं और का दे कहीं और रहा है, चलो ठीक है हम कर देते हैं। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भाई 4 ओम प्रतिरोधक में कह रहा है कि यानी कि R इज इक्वल टू आपको दिया है कितना 4 ओम, क्या दिया है 4 ओम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ही मतलब W इज इक्वल टू आपको दिया है जूल में, जब कोई दिया है ना, जूल में दिया है ना, तो आपका W बराबर लिखना है कितना 400 जूल, ठीक है। किया गया कार्य ही तो उसका मात्रक ही होता है ना जूल, ठीक है। इतना जूल उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा प्रतिरोधक से, हाँ ठीक हमने मान लिया, ठीक है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, चलो V हमें पता करना है और I पता करना है। क्या इतना पता कर सकते हो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अगर निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो नहीं निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन समझो, सॉल्यूशन कैसा है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, पहली बात तो ये समझो क्या क्या दिया है। हमने कहा सर R दिया है, T दिया है, W दिया है, बट ये दोनों पूछ रहा है, तो हमें दोनों फॉर्मूले याद है। देखो एक तो हमारा क्या है, W इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, ये है एक फार्मूला पहला, और दूसरा फार्मूला ये वाला है। हमने कहा W बराबर, ये हमने कहा V स्क्वायर इंटू टी अपॉन R, ये दोनों फार्मूले पता है। तो सर अगर ये दोनों फार्मूले, तो इन दोनों से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखो कैसे, मैंने कहा W बराबर हमें पता है कितना, हमने कहा 400 जूल, ठीक है। हमने कहा ये I का वैल्यू पता है कितना, हमें I का वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा I स्क्वायर रख देते हैं, R का वैल्यू कितना है भाई 4 है, हमने कहा ठीक है। T का वैल्यू कितना है 1 है। तो अब समझो इसको उधर लेके जाओगे, इधर लेके आओगे, तो हमने कहा I स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने कहा 400/4, ये कितना हुआ 100 हुआ, और हमने कहा I इज इक्वल टू अंडर रूट 100, तो हमने कहा प्लस माइनस कितना हो गया हमारा
प्लस माइनस 10 एम्पियर। ये हो गया हमारा I का वैल्यू, निकल के आ गया आंसर। ठीक है, वहीं हमने कह दिया कि W बराबर, यानी कि W बराबर आपका कितना दिया है, 400 दिया है, और V बराबर आपको दिया नहीं है, पूछा है, तो हमने कहा V स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई T का वैल्यू पता है 1 है, R का वैल्यू हमें पता है 4 है, बिल्कुल हमने इधर भेज दिया, तो हमने कहा V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1600 हो गए। फिर हमने कहा V बराबर अंडर रूट 1600। अब देखो अगर आपको इसका नहीं आ रहा है ना तो ऐसे कर लेना यार, देखो 4 चौक 16, हमने कहा 400 मतलब 4 गुणे 400 होगा, 4 गुणे 400 होगा, बिल्कुल मतलब ऐसे तोड़ लिया करो ना, बराबर देखो ये हो गया 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, हमने इसको निकाल लिया, हमने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो हमने कहा ये इसको भी बाहर निकाल लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, 1400। ठीक है, देखो 4 का इसको भी बाहर निकाल लिया, बचा कितना अंदर कितना बचा, 100 बचा, बिल्कुल इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। हमने कहा 2 गुणे कितना हुआ 10, तो ये कितना हो गया हमारा 4 मतलब 40, कितना हो गया 40 वोल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया जी। अगर इतना कर लेते हो तो मुझे पता है कि बहुत ही बढ़िया हो जाता है, समझ रहे हो। तो इतनी बातें क्लियर हुई। देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या फिर देखो अब इसके अलावा अगर सर नहीं समझ में आ रहा है, सर दोनों फार्मूले याद नहीं है, तब की बात क्या करें। देखो अगर आपको तब की बात नहीं याद आ रही है तो देखो एक फार्मूला याद है, अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरे का निकाल सकते हो। कैसे सर, हमने कहा आर पता है हमें, आई हमने निकाल लिया यहाँ से, तो हमने कहा आर बराबर पता है कितना 4 ओम, और आई का वैल्यू पता है हमने निकाला है अभी जस्ट, हमने कहा 10 एम्पियर। तो वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, ये हो गया 4 गुणे 10 क्या बराबर 40 नहीं आ रहा है, 40 वोल्ट। ये भी तो निकाल सकते हो भाई, दोनों तरीके से कर सकते हो। आपके पास कई ऑप्शंस हैं, कई तरीके से कर सकते हो। यहाँ से V निकाला आपने, V निकालने के बाद फिर वही कर लिया आपने, क्या कर लिया, हमने कहा I बराबर हमें नहीं पता है, हमने कहा V अपान R हो जाता है, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 40 रहे, और R का वैल्यू पता है दिया है, वहाँ हमने कहा 10 हो गया, 10 एम्पियर। क्या दोनों तरीके से नहीं निकल गया, दो मेथड इसीलिए हमने बताया, ताकि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप किसी भी अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो, तरीका आपके पास होना चाहिए बस। अगर कर लोगे तो कहानी बन जाएगी आपकी, बड़ी आसान है ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बहुत आसान है, लेकिन आप चाहोगे तब, ठीक है, करना चाहोगे तब, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। देखो और ये वीडियोस ना मतलब मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए, और ताकि एग्ज़ाम में ना आप लोग एकदम झंडा गाड़ के आ जाओ अपने यहाँ से, ठीक है। और हाँ एक इतना ज़रूर है यार, देखो अगर एग्ज़ाम होगा तो आप लोग ये ज़रूर बताना कि सर कितना क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है, कितना क्वेश्चन फंसा है, कितना क्वेश्चन आप लोग करके आए हो, ठीक है। अगर नहीं बताते तो यार देखो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहेगा ना कि कितने बच्चे कितना कर पाए हैं या कितना नहीं कर पाए, हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने कहा 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, हमने सर जोड़ दिया, ठीक है। यदि संयोग से दोनों सिरों पर विभवांतर जो है 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने कहा कि 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अब देखो इसने सवाल बहुत ही यूनिक बनाया है। देखो अगर इस तरीके के सवाल अगर आ गए ना, देखो 2020 में पहली बात तो ये आया है, दूसरी बात ये है, देखो मैं इसको बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया है। कैसे आपको बनाना कैसे है, ध्यान से समझ रहे हो ना। देखो 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को क्या सीरीज में कनेक्ट करना था, कनेक्ट कर दिया हमने। सर वो कितने ओम के हैं ये भी बता दो, हमने कहा 2 3 5, 2 ओम, ठीक है, 3 ओम और 5 ओम, ये है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कितने ओम, फिर कितने वोल्ट आ गया भाई, यहाँ पे हमने कहा 30 वोल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसने कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। भाई प्रत्येक सिरों मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में, तो हमने कह दिया कि हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो विभवांतर है वो V1 है, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या है V2 है, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V3 है। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप लोगों को कि अगर वो सीरीज में कनेक्ट करेगा तो हमेशा आपको अलग अलग विभवांतर पूछेगा, अगर वो पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो अलग अलग करंट पूछेगा आपसे, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से फिर ये कहता है, फिर उसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 ओम के लिए
3 ओम के लिए हीट भी पता करनी है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें पता करनी, मतलब इसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को पता करनी है। तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। पहला चीज़ तो ये निकालो आप, ठीक है। जब तीनों निकालो, तीनों को ऐसे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 10, कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 5 10, ठीक है। तो 10 ओम हो गया, ये तो आपका टोटल रेजिस्टेंस। हमने कहा टोटल वोल्टेज कितना है, वी आपको पता है 30 वोल्ट। हमने कहा अब यहाँ से करंट निकाल लो, यहाँ से जो करंट जा रही है उसके बारे में निकाल लो। तो हमने कहा ये हमारा हो गया V अपॉन R। तो हमने कहा ये हो गया हमारा 30/10, ये हो गया हमारा कितना, 3 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 एम्पियर, समझो। तो ये हमारा 3 एम्पियर हो गया। अब समझो, देखो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे I का वैल्यू निकल के आ गया। अब I का वैल्यू निकल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमने कहा V1 बराबर I इंटू R1, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया I कितना है हमारा, अभी अभी निकाला हमने 3। उसके बाद R1 कितना है हमारा, R1 V1 के लिए ना, R1 के लिए, V1 के लिए R1 क्या हो जाएगा, 2। हमने कहा 3 दूना 6 वोल्ट हो गया इसका, पहले वाले का आंसर आ गया। V2 बराबर I इंटू R2 हो गया। I तो चलो फिक्स है, ठीक है। R2 कितना हो गया, 3। हमने कहा ये हो गया कितना, 9 वोल्ट हो गया। अब उसके बाद हमने कहा V3 की बात कर लें, I इंटू R3। I कितनी है भाई, हमारे पास 3 है, बिल्कुल। R कितनी है, R3 कितनी है, 5 है। तो हमने कहा 5 या 15 वोल्ट हो गया। तीनों का आंसर निकल के आ गया, 3 का आंसर निकल के आ गया ना। अब बताओ 3 ओम के लिए, सुनो, 3 ओम के लिए जो हीट निकालोगे, 3 ओम के लिए ऊष्मा, 3 ओम के लिए जो ऊष्मा निकालोगे वो कितना होगा। देखो इसमें R का वैल्यू पहले ही दे रखा है 3 ओम, ठीक है। I आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। अब ये दोनों तो फिक्स हो गए। अब बचा क्या आपके पास, T कितने सेकंड के लिए बात कर रहा है, अभी कितने सेकंड के लिए बात कर रहा था, ये पता किया। विभवांतर लगा, ठीक है, श्रेणी क्रम। इसमें जो है अगर आपके पास T नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्योंकि करंट अगर जाएगा तो T का कोई सीन इसमें बनता है कि नहीं। चलो मैं ये कहता हूँ 3 ओम के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, देखो हीट की हम बात कर रहे हैं ना, तो हीट की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमने कहा H = I² इंटू R इंटू T। चलो ठीक है, हमने H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने H के बराबर I का वैल्यू कितना है हमारा, I का वैल्यू कितना है हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय R कितना है, R हमने दे रखा है 3 ओम। अब बचा T। अब सर T के लिए हम क्या रख सकते हैं, अगर हम T की मैं बात कर लूँ तो 1 सेकेंड रख लें, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी काम अगर अभी जो हो रहा है, अभी इस समय क्या कह रहा है कि इतने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा, यदि दोनों सिरों लगा दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में, हाँ ठीक, तो उसमें तो अगर आपको ही टाइम नहीं दिया है ना, अगर आपको टाइम नहीं दिया है तो आप क्या मानोगे हमेशा, अगर टाइम इज नॉट गिवन तो हम क्या मान लेंगे, T = 1 हमेशा मान के चलना। तो हमने 1 मान लिया, हमने कहा हीट बराबर 9 × 27, हमने कहा 27 जूल, क्या 27 जूल। अभी ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने बटे में क्या नहीं लगाया, यानी कि डिवाइडेड बाय में हमने 4.2 नहीं लगाया है, इसलिए हमने क्या रखा, जूल में रखा। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इस तरीके का अगर सवाल पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा, अगर यही बात अगर सवाल जैसे उसने कह दिया कि ये कैलोरी बताओ, ऊष्मा जो है कैलोरी बताओ, तो आप क्या करोगे। हमने कहा H बराबर, यहाँ इसको मैं W लिख दे रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, W, ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर W/4.2, ये क्या हो जाएगा हमारा 27/4.2। इसको सॉल्व करोगे तो ये जो भी आएगा वो कैलोरी में आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये सारी की सारी बातें इतनी कहानी खत्म करती है। तो देखो यही तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे पॉइंट। अगर इस चीज़ को नोटिस करते हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी की सारी बातें, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखो भाई, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी लाइक जो भी करना है करो बढ़िया दबा के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।